सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर के बारे में हम देखेंगे। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सीरीज बोल सकते हैं इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। जिनका पेपर लिखित होना है उनके लिए बहुत बढ़िया एक प्रकार से वीडियो है। साथ ही साथ जिनका ऑब्जेक्टिव होना है उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी है, चाहे लिखित फॉर्म में होनी है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित में होगी, कुछ की ऑब्जेक्टिव में होगी। अब ये आप लोग खुद ही डिसाइड करोगे। मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक प्रकार वो मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके से परीक्षा होगी। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई सीरीज आती होगी या कोई जो है गाइड या क्वेश्चन बैंक कुछ भी आता होगा तो उसको आप लोग ले लीजिएगा। उसमें आपको जो है किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो आपको मिलेगा। मतलब कि किस टाइप का जो है पेपर होगा वो मिलेगा। हालांकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है तो मैं बता दूं कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार से जो भी आपको कहने को बोलेगा तो वहाँ पर निर्देश दिया जाएगा कि 75 करने हैं या 100 के 100 करवाता है। वो उसके जो है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होता है उसको 2 घंटे के समय के अंतर्गत आपको करना होता है, और जो लिखित वाला पेपर होता है उसकी जो समय सीमा होती है 3 घंटे की दी जाती है। और 3 घंटे में आपको ये जो साइकोलॉजी का मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ये 75 नंबर का एक प्रकार से सिलेबस, मतलब 75 नंबर आपसे ये पेपर में पूछे जाएंगे सेमेस्टर वाले, और आंतरिक मूल्यांकन से आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर पूर्ण होगा। ठीक, तो मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। न्यू मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से लगभग 60% मतलब 60% से ऊपर इसी वीडियो से फंसने का चांस है। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो में जो है लाइक वगैरह अगर जो है आ चुके हैं, वीडियो को देखने शुरू आपने कर दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक बात मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करें। बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। आपके सामने यहाँ पर स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान, और बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप मनोविज्ञान विषय वस्तु लिए होते हैं तो आपको पढ़ना क्या क्या होता है। तो मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में हमको जानकारी होनी मतलब कि लेनी होती है। मतलब कि आपके पेपर का नाम है मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। मतलब कि अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अंग्रेजी में कहेंगे, पेपर का नाम आपके है। तो यही समझिए, ये सिलेबस सबका लगभग सेम ही है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी का ये पेपर है। न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग जो है मैं 22 के लिए बता रहा हूँ। आने वाले जो 23 की परीक्षा, 24 की परीक्षा या और जो परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर श्रृंखला आपके सामने जो है रन होने जा रही। तो एक बार वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करेंगे, और सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर डिस्कस जो है तमाम सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिया जाता है। आपको बता दूँ इसका सिलेबस जो होगा वो सिलेबस भी जल्द ही आपके सामने मैं डिस्कस कर दूंगा कि आखिरकार सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें संकलित की गई हैं। चलिए, आपका जो पाठ्यक्रम लिखित वालों का ये मॉडल पेपर है। लिखित वालों में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा, कैसे देखिए, आपसे लिखित वालों जो है खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर होना है। आ जो होता है मतलब आप पेपर में आपको 3 खंड दिए होते हैं। आ वाले जितने मतलब आ खंड में जितने प्रश्न होंगे आपके वो अति लघु उत्तरीय टाइप के होते हैं। मतलब उनमें आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। आपको कहेगा सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप 50 शब्दों में लिखिए। मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन अंग्रेजी में, तो वो ये हैं। और इनको आप लोग जो है आपको करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पेपर में जाने से पहले आपको जो निर्देश दिए होते हैं पेपर के ऊपर ही दिया होता है कि जो है जैसे कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार, देखिए यहाँ पर नोट में लिखा है, तो आप नोट जरूर पढ़ें। ओके, तो यहाँ पर खंड आ में हम प्रवेश करते हैं और अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। इनकी मतलब 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों को लिखना है।
प्रश्न आपके सामने पहला है कि योग से होने वाले कोई 5 लाभों को लिखिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि योग से होने वाले कोई 5 लाभों को लिखिए। जो योगा बाबा रामदेव जो करते हैं उसके 5 लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला लाभ आप लिख सकते हैं। आप लोगों को लिखना क्या है यहाँ पर, सबसे पहला लाभ लिखेंगे कि योग जो होता है, योग क्या होता है। तो योग मेरे प्यारे दोस्तों, योग से क्या रहता है, मन शांत रहता है। क्या रहता है योग से, योग से जो है वो मन जो होता है वो कैसा रहता है, वो शांत रहता है। बिल्कुल, योग से मन जो होता है पूर्ण रूप से शांत रहता है कहीं ना कहीं पे। साथ ही साथ दूसरा आप दे सकते हैं इसके लाभों के बारे में कि मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता रहता है। तीसरी बात यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि योग से तनाव भी दूर होता है। क्या दूर होता है, योग से तनाव दूर होता है। चौथी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि योग से अच्छी नींद भी आती है। क्या, योग से अच्छी नींद भी आती है। और पांचवी बात इसकी आप लिख सकते हैं कि योग से भूख अच्छी लगती है तथा पाचन शक्ति जो होती है वह भी बढ़ती है, अर्थात पाचन भी सही रहता है। तो आप ये लिख सकते हैं 5 तरीके से क्या चीज़ें, 5 लाभ जो है किससे, योग से। ठीक, आपसे एग्जाम से मेरा प्रश्न पूछ सकता है कि मेडिटेशन से क्या लाभ होते हैं। मेडिटेशन से क्या लाभ होते हैं। तो मेडिटेशन के लाभ भी अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे तो आप कैसे लिखेंगे, उसके भी लाभ आप सुन लीजिए। मेडिटेशन, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मेडिटेशन से क्या लाभ है, तो आप क्या बताओगे। आप पहली बात क्या बताओगे, पहला लाभ क्या है कि ध्यान चिंता को नियंत्रित करता है। कौन, मेडिटेशन। दूसरी बात यह है कि ध्यान तनाव के स्तर को कम भी करता है। कौन, मेडिटेशन। ठीक, तीसरी बात यह है कि मेडिटेशन से चिंता विकार वाले लोगों में चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक, और चौथी बात यह है इसकी मेडिटेशन की कि मेडिटेशन मन को शांत करने में भी काफ़ी जो है क्या है, लाभकारी है। तो ये तमाम सारे लाभ हमने बताए। और भी आप लाभ पांचवा देख लीजिए। मेडिटेशन का लाभ क्या है कि मेडिटेशन जो होता है भावात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। जो इमोशनल हेल्थ होती है आपकी उसको भी इंक्रीज करने का प्रयास करता है। कौन, मेडिटेशन। और छठवीं आप बात लिख सकते हो इसमें कि ध्यान जो होता है आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। ध्यान, मेडिटेशन माने क्या होता है, मेडिटेशन माने ध्यान ही होता है। ठीक, क्या होता है मेडिटेशन माने मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेडिटेशन माने होता है आपका ध्यान। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आपसे एग्जाम से और प्रश्न पूछ सकता है, मतलब और भी छठा सातवां आप चाहे लिख सकते हैं कि जो मेडिटेशन या ध्यान जो होता है उम्र से संबंधित स्मृति हानि को भी कम कर देता है। जो स्मृति हानि होती है आपकी उसको कम कर देता है, ताकि आपकी जो यादगार है या फिर याददाश्त है वो कम ना हो, उसको भी बढ़ा देता है। और आठवीं बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह दया पैदा करता है। कौन, मेडिटेशन जो होता है दया पैदा करता है। ध्यान जो होता है क्या पैदा करता है, दया भी पैदा करता है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो मेडिटेशन से दवा भी एक सॉरी क्या हमने बताया, जो दया होती है उसकी भाव भी पनपते हैं मन में। आपसे और एग्जाम से प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई, तो आप क्या क्या लिख देंगे। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मनोगयात्मक थेरेपी से क्या तात्पर्य है, मनोगयात्मक थेरेपी से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। मनोवैज्ञानिक थेरेपी से तात्पर्य स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजी से है। किससे है, स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजी से है। डायनामिक से तात्पर्य, डायनामिक माने होता है मनोगयात्मक, ठीक है, जो है सोशियो जो है डायनामिक के से तात्पर्य क्या है कि यह परिवर्तनशील है। इससे तात्पर्य है कि इड ईगो तथा सुपर ईगो के मतलब अंदर परिवर्तन आना है। अतः मनोगयात्मक थेरेपी इड ईगो एवं सुपर ईगो के बीच जब आपस में संघर्ष होता है तब उसे मनोगयात्मक क्या होती है, थेरेपी कहते हैं। यह थेरेपी फ्रायड ने थी, जो कि जो है फ्रायड मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत मतलब कि एक प्रकार से मनोविश्लेषणवादी कौन है, मनोविज्ञान शास्त्री हैं। कौन, फ्रायड महोदय। और फ्रायड महोदय जो है क्या कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। और जो है मनोगयात्मक थेरेपी में सोचने का तरीका गलत हो जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमारे दिमाग में बार बार परिवर्तन आता है तथा उसके उपचार को क्या कहते हैं, थेरेपी कहते हैं। ठीक, जो हमारे क्या होता है दिमाग में बार बार परिवर्तन आता है उसके उपचार को अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, थेरेपी कहते हैं। इसमें फ्री एसोसिएशन का प्रयोग किया जाता है जिसमें उसे आराम का अनुभव भी कराया जाता है। तत्पश्चात उसकी समस्या पूछी जाती है कि आपकी क्या समस्या है। तो थेरेपी माने होता है एक प्रकार से क्या, थेरेपी माने होता है उपचार। ठीक, किसका, जो हमारे दिमाग में बार बार जो परिवर्तन होता है उसी के उपचार को ही थेरेपी बोला जाता है। ठीक, और मनोवैज्ञात्मक थेरेपी के बारे में यहाँ पर हमने बताया था आपको।
आपसे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो मनोविज्ञान भाई क्या है, व्हाट इज सोशियो मतलब कि व्हाट इज साइकोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी या डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो आप लिखेंगे सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा एक जो है काल्पनिक व्यक्ति हैं, काल्पनिक महोदय हैं। काल्पनिक महोदय मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा उन्होंने, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा, काल्पनिक ने कहा। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है वातावरण में संपर्क होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मर्फी ने कहा कि मनोविज्ञान यह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो वे अपने वातावरण में करते हैं। जबकि बोरिंग महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। और मन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों एवं बाह्य व्यवहार का विधायक निशान होता है। तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा थी जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है भाई, मनोविज्ञान जो है वो शब्द, जो मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना, किससे बना है, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। और साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइके और दूसरा है लोगस या फिर लोगास। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगास का मतलब होता है विज्ञान। साइके का मतलब क्या होता है, आत्मा, और लोगास का मतलब क्या होता है, विज्ञान होता है। तो कहने का मतलब ये, पर्याप्त काल तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में हम स्वीकार कर लेते थे, परंतु कोई भी विचारक इस बात का उत्तर ना दे सका कि आत्मा का स्वरूप क्या है। और जब आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता है तो आखिरकार हम किसका अध्ययन करेंगे, मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है और आत्मा के स्वरूप के बारे में ही हमको नहीं पता है, तो किस प्रकार से हम उसके जो है मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अमान्य करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन या फिर मस्तिष्क विज्ञान समझा जाने लगा, परंतु मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को भी निश्चित नहीं किया गया उस समय। 19वीं शताब्दी में आते आते मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, और जब चेतना का विज्ञान कह करके परिभाषित करना आरंभ कर दिया, लेकिन इससे भी क्या हुआ, मनोविज्ञान के जो है इस रूप को भी स्वीकार नहीं किया गया। और क्योंकि मनोविश्लेषणवादियों ने यह सिद्ध कर दिया कि चेतना का व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र चेतना का अध्ययन मान लेने से पशु पक्षियों, बालकों तथा विक्षिप्तों को चेतना का अध्ययन संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में या ऐसी दशा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कैसे स्वीकार कर लिया जा सकता था, तो इसको भी नकार दिया गया। वास्तव में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ ही किया जाता है। अन्य शब्दों में किसी भी प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इस कारण ही 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। तो आपसे पूछे कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आकर के 1900 के बाद में जो है ये जो है हमारे सामने आता है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात हमारे सामने आती है। इस विषय में ई वाटसन व्यक्ति हैं एक, और ई वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये इनका कथन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और वर्तमान काल में बात की जाए तो मनोविज्ञान की यही परिभाषा जो है सर्वमान्य है, इसी परिभाषा को स्वीकार करते हैं लोग। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई, इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो ये आपसे कभी भी एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों के उत्तर को दे सकेंगे। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। मैकडूगल ने क्या परिभाषा दी है जो है मनोविज्ञान की, तो मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या कहा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आपको बस मेरे प्यारे दोस्तों 2, 3, 4 ही लिखने हैं, 50 शब्दों में ही लिखना है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और आपको 10-12 बता दूंगा तो आपको 1-2 तो याद ही रहेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अगर समझ लेंगे अच्छे तरीके से, लाइव क्लास अगर आपकी ये प्रॉपर तरीके से जो है मनोविज्ञान की ना भी हो पाए, तो आप आसानी से जो है इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी एक ही वीडियो में पा सकेंगे। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देखेंगे, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और मतलब कि मैकडूगल अंग्रेजी में कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द मतलब कि पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, मतलब मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
क्रो एंड क्रो कहते हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं क्रो एंड क्रो। और ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जबकि जो है थाउलस महोदय एक हैं, और थाउलस महोदय कहते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कि मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानव अनुभव और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अर्थात साइकोलॉजी इज द जो है पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की हम कई परिभाषाएं आपके सामने हमने आपको बता दिया, तो आप लोगों के समझ में जो है इसके बारे में आ गई हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। आगे बढ़ा जाए। आपसे पूछे कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो कैसी है मैं आपको बता दूं। तो मनोविज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल है, सार्वकालिक है तथा शाश्वत है, मतलब कि ये विज्ञान की श्रेणी में कहीं ना कहीं पे आता है। और मनोविज्ञान न केवल व्यवहार का अध्ययन करता है, अपितु मानव व्यवहार को भी प्रभावित करने वाले जो तत्वों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। जबकि और बात की जाए, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान यही नहीं रुकता है, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण तथा परिणाम का प्रभाव पड़ता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक प्रकृति है। क्योंकि मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मानव की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही समय समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। और जो मनोविज्ञान है वो सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जा सकता है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति का क्या है, अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। ओके, मनोविज्ञान की हमको बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कैसी उपयोगिता है, जैसे आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान की उपयोगिता बताएं, तो क्या बताएंगे मनोविज्ञान की उपयोगिता में। सबसे पहले हेडिंग आप यही डालेंगे कि मनुष्य के जो है आत्मज्ञान में सहायता प्रदान करता है मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करता है। तीसरी बात लिखेंगे कि मनुष्य को दूसरे को समझाने में सहायक बनाता है। चौथी बात की खेल कूद के क्षेत्र में सहायक होता है। पांचवी बात आप लिख सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है मनोविज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है मनोविज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है भी एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। राजनीतिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। रक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। पशु पक्षी पालन में सहायक होता है मनोविज्ञान। अपराधियों को समझाने में सहायक होता है। शिक्षकों के कार्य में सहायक होता है। तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि हमने आपके सामने बता रखी हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान के निर्धारक क्या है। ध्यान के निर्धारक, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ओके, आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ध्यान के निर्धारक क्या है, मतलब ध्यान के निर्धारक। अब ध्यान मतलब क्या होता है, ध्यान को अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो ध्यान को अंग्रेजी में अटेंशन के नाम से जाना आता है। मेडिटेशन या फिर जो है अटेंशन जो है कह सकते हैं, मेडिटेशन थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन मतलब वही तात्पर्य ले आता है। वो ध्यान के निर्धारक तत्व आपसे पूछ रहा है, मतलब कि डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंडेंस, मतलब कि अटेंशन। तो निर्धारकों को मुख्यतया अग्र दो भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि पहला क्या है कि वस्तुगत निर्धारक होते हैं कुछ, और कुछ व्यक्तिगत निर्धारण होते हैं, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेट होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव डिटर्मिनेट होते हैं। तो वस्तुगत निर्धारण जो होता है वह उद्दीपक का स्वरूप दे करके, मतलब जो व्यक्ति होता है उसका स्वरूप देख करके, अर्थात नेचर ऑफ जो है स्टिमुलस को देख करके हम करते हैं। उत्तेजना का आकार देखते हैं, उसको देख करके हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। वस्तुगत निर्धारण में ध्यान कैसे निर्धारित किया जाता है, मतलब कि ध्यान के निर्धारक कौन है भाई, तो वस्तुगत निर्धारण में जैसे कि पहला है उद्दीपक का स्वरूप, दूसरा क्या है उत्तेजना का आकार, कितना उत्तेजना है, उद्दीपक की स्थिति कैसी है, मतलब लोकेशन ऑफ द जो है स्टिमुलस, और उद्दीपक का रंग कैसा है, कलर ऑफ द स्टिमुलस, उद्दीपक की तीव्रता कैसी है, इंटेंसिटी उसकी कैसी है, ठीक है, उद्दीपक की अवधि कैसी है, मतलब कि ड्यूरेशन उसकी कैसी है, पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटेशन जो है कितनी है उसकी, ठीक, और साथ ही साथ परिवर्तन उसका कितना है, मतलब कि चेंज कितना है,
और मूवमेंट कितना है अर्थात उद्दीपक की गति क्या है, उद्दीपक की नवीनता क्या अर्थात नेबिलिटी क्या है। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे जो कि वस्तुगत निर्धारण में आते थे, जबकि कुछ व्यक्तिगत निर्धारण होते हैं किसके, ध्यान के। तो ध्यान के कुछ व्यक्तिगत निर्धारण होते हैं, उनमें जैसे कि रुचि हो गया, मतलब कि इंटरेस्ट आपका है किसी चीज़ में, तो वो जो है ध्यान आपको उस ओर खींचेगा। साथ ही साथ किसी में मतलब किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, तो भी उस उधर ध्यान जाएगा आपका। मतलब कि जिज्ञासा को क्या कहते हैं, क्रूजियोटी, क्या कहते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा होता है, ठीक। और जैसे कि अभ्यास, प्रैक्टिस जो होता है वो भी ध्यान का निर्धारक, मतलब एक निर्धारक होते हैं, ठीक। और आदत यानी हैबिट, संवेग होगा यानी इमोशंस, मौलिक आवश्यकताएं अर्थात बेसिक नीड्स जो होती हैं, लक्ष्य अथवा अभिप्राय, मतलब कि जो एम होता है वह भी व्यक्तिगत निर्धारण में आता है ध्यान के निर्धारक में। और अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड जो होता है वो, और स्वभाव अर्थात जो है टेम्परेमेंट जो होता है वो भी ध्यान के निर्धारकों में आता है। और सामाजिक प्रेरणाएं भी आती हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक। तो ये ध्यान के निर्धारक होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये ध्यान के निर्धारक होते हैं। आपसे पूछे कि अवधान के प्रकार बताइए। अवधान का अर्थ क्या होता है, अवधान या फिर ध्यान, जिसको आप अवधान कहते हो उसी को ध्यान भी कहा जाता है। अवधान और ध्यान एक ही बातें हैं। तो अवधान के प्रकार आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप। तो अवधान जो होता है, अवधान मेरे प्यारे दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मतलब 5 प्रकार के आप ले सकते हैं। जैसे कि पहला होता है अनैच्छिक अवधान, मतलब कि जब व्यक्ति का किसी बाहरी उद्दीपक पर अनायास ध्यान चला जाए तो अनैच्छिक अवधान होता है, मतलब कि बिना इच्छा के जो है ये ध्यान चला जाए। दूसरा ऐच्छिक अवधान होता है। ऐच्छिक अवधान में जब व्यक्ति का किसी उद्दीपक पर ध्यान व्यक्ति की इच्छा के अनुसार संचालित हो, इस प्रकार के ध्यान को ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। मतलब कि इच्छा से हमारे ऊपर ध्यान आया हो, जब मेरी इच्छा हो तब तुम मेरा ध्यान करो, ऐसा होता है ऐच्छिक अवधान। और जो तीसरा है स्वाभाविक अवधान या फिर स्वाभाविक ध्यान, उसका मतलब होता है कि जब किसी उद्दीपक पर व्यक्ति का ध्यान स्वभाव के बस या आदत के बस या व्यक्ति की अनुभूति के कारण चला जाए तो इसे स्वाभाविक अवधान कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर का ध्यान रोगी या उसकी अवस्था पर, ये क्या है, स्वाभाविक ध्यान ही है। और आपसे विचारात्मक ध्यान होते हैं कुछ, और कुछ विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक ध्यान होते हैं। तो तमाम सारी बातें हम आगे करके चलते रहेंगे। आपसे पूछ सकता है कि अवधान की विशेषताएं बताइए या ध्यान की विशेषताएं बताइए, अर्थात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो करेक्टरिस्टिक्स आप कैसे लिखेंगे, पहला आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, क्या पहली विशेषता अवधान की क्या है, स्वतंत्र केंद्रीय क्रिया होती है अवधान में। क्या होती है, स्वतंत्र जो है केंद्रीय क्रिया होती है अवधान में। संवेदनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार का पुनर्बल मिलता है, मतलब पुनर्बलन है। और जो है यह जो है प्रत्यक्षिक संगठन को स्पष्टता प्रदान करता है, कौन, अवधान। साथ ही साथ इसमें केवल, मतलब इसमें व्यक्ति केवल चुनी हुई उत्तेजनाओं का प्रत्युत्तर देता है। साथ ही साथ अवधान के द्वारा उद्दीपक समूह चेतना केंद्र में लाए जाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया क्रियात्मक भी होती है अवधान की। तो ये विशेषताएं थी जो कि हमने अवधान की आपको बताई, ठीक। ध्यान होता क्या है ये आप समझिए। तो एक व्यक्ति है रास महोदय ध्यान की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अर्थात जो है अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। जबकि मन महोदय कहते हैं कि अवधान को किसी भी दृष्टिकोण से देखें, विश्लेषण के अंत में वह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। अर्थात अटेंशन फ्रॉम जो है हॉट एवर एंगल मतलब कि रिकंसीजर सीजर, मतलब सीडर नेशन। तो रिकंसडी मतलब कि जो है रिकॉन्सर्डेशन, इट इज़ इन लास्ट एनालिसिस ऑफ मोटिवेशनल प्रोसेसेस। ओके, ये मन महोदय की परिभाषा है। जबकि बुंट महोदय परिभाषा देते हैं अवधान की, कहते हैं कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश में चेतना के केंद्र में आ जाता है। तो ये तमाम सारी परिभाषा जो हमने आपको बताई। जेम्स का और एक कथन है कि चेतना में स्पष्टता के लिए अवधान आवश्यक होता है। ब्रेजेज का एक कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेजेज का, कि अवधान एवं चेतना व्यवहार की साधारण क्रिया का नाम है। क्या, अवधान एवं चेतना व्यवहार की साधारण क्रिया का नाम है। मतलब अटेंशन इज अ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ जो है कंसेंशियसनेस एंड बिहेवियर।
ये परिभाषा। जबकि वार्ड महोदय कहते हैं कि अवधान की क्रियाएं क्रियात्मक और ज्ञानात्मक दोनों में किसी व्यक्ति का संबंध पदार्थ से स्थापित करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है भाई? प्रत्यक्षीकरण का अर्थ आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्षीकरण है क्या? प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रत्यक्षीकरण के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो प्रत्यक्षीकरण का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या? परिभाषा पूछी गई है। प्रत्यक्षीकरण जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राप्त संवेदनाओं की जो है व्यक्ति क्या करता है, व्याख्या करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है संवेदना, मतलब प्रत्यक्षीकरण में अर्थ जोड़ने वाली मानसिक प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षीकरण जो होती है संवेदना में अर्थ जोड़ने वाली मानसिक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण जो है गत अनुभवों से प्रभावित होता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे गत अनुभवों के आधार पर ही केवल संवेदना में अर्थ जोड़ने की क्रिया जो है निर्भर करती है। वुडवर्थ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि बाह्य उद्दीपक के प्रति मस्तिष्क की प्रथम क्रिया संवेदना होती है। प्रत्यक्षीकरण का क्रम संवेदना के बाद में आता है। ये वुडवर्थ महोदय का कथन है। जबकि हिटेकर महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण को द्विक्रियात्मक कहा गया है। प्रथम क्रियात्मक स्वरूप के अंतर्गत उत्तेजकों की विशेषताएं आती हैं और द्वितीय क्रियात्मक स्वरूप के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता के पूर्व अनुभव प्रेरक अभिरुचियां तथा उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, आती हैं। तो ये प्रत्यक्षीकरण का आप जो है लिख सकते थे बड़े आसानी से। इसकी जो है अर्थ और परिभाषा दोनों बता सकते थे। प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक तत्वों में जैसे कि प्रत्यक्षीकरण के बाह्य तत्व होते हैं, कुछ आंतरिक मतलब जो है प्राणी के तत्व होते हैं और कुछ सामाजिक तत्व होते हैं। इसको हम समझेंगे आगे चल करके। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न है पावलोव के अधिगम सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं बताइए। पावलोव के अधिगम विशेष सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं। पावलोव कौन है भाई? पावलोव एक व्यक्ति हैं। तो आप इनके अधिगम से संबंधित जो अधिगम सिद्धांत जो है, अधिगम सिद्धांत जो है इनका पावलोव महोदय का, उस अधिगम सिद्धांत की विशेषताओं को आप लोग सुनिए। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, पहली विशेषता आप लोग लिखिएगा फटाफट से। पहली विशेषता है मतलब पावलोव ने अधिगम की विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता बताई कि यह सिद्धांत अधिगम का एक आधारभूत सिद्धांत है। कौन? जो अधिगम का सिद्धांत है, तो अधिगम का एक आधारभूत सिद्धांत है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा विशेषता लिख सकते हैं आप, यह सिद्धांत प्राणी की स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर अधिगम की व्याख्या करता है। तो प्राणी के जो प्राणी की स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनके आधार पर अधिगम की व्याख्या करता है। और जबकि बात की जाए तीसरा पॉइंट कौन सा लिख सकते हैं आप, कि अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन? जो है पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मतलब आगे मतलब इसी की व्याख्या कर रहे हैं हम अभी कि पावलोव के अधिगम संबंधी कोई 3 विशेषताएं। तो अगली विशेषता ये है कि यह क्या है? सिद्धांत मानव अधिगम की उन यांत्रिक क्रियाओं के सीखने के लिए समुचित पुनर्बलन जिसमें मानसिक शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुलेख, अक्षरों की बनावट तथा चित्र जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब मानव जो है अभिनाम की जो है स्थिति में होते हैं। अगला आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से कि यह सिद्धांत अस्वाभाविक उद्दीपकों के माध्यम से मनुष्य में स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने के लिए प्रेरित करने के अवसर उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ आप और भी लिख सकते हैं। 3 ही पूछा गया था, हमने तमाम सारी चीज़ें आपको बता ही दी। आगे देखते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पावलोव के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। तो शैक्षिक महत्व क्या है भाई पावलोव के अधिगम सिद्धांत का? पहले यही महत्व है कि यह जो पावलोव का सिद्धांत है अधिगम का, उसमें मतलब कि बालकों में आचरण और पठन पाठन संबंधित कुछ स्वाभाविक क्रियाओं के लिए अनुकूलित करने के लिए जो है उपयोगी है। साथ ही साथ यह अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करती है, मतलब अधिगम सिद्धांत जो है।
और यह विधि छात्रों के लिए अनेक मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। और साथ ही साथ इस विधि के द्वारा बालकों की बुरी आदतों में परिवर्तन या बदलाव लाया जा सकता है। तो ये आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो अधिगम का क्या यही महत्व है, अधिगम का क्या महत्व है भाई, अधिगम का यही महत्व है। ओके। और इसमें बालकों में सुलेख, कला, चित्रकला आदि विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा जो हमने बताया है, मतलब कि एक बार अपनी बुक वगैरह मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं एक दिन करवाऊंगा कुछ प्रश्नों को आपको, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर इसका जल्द ही दे दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर दूंगा जल्द ही, और ये आपका लिखित तो हो ही रहा है। ओके। इस वीडियो पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लाइक वगैरह शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि मैं और भी आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा इस पर, और जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मॉडल पेपर भी दे दूँगा। ठीक। हालांकि वैसे दे दूंगा ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें और उसको जरूर लाइक करें। ठीक। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति क्या है भाई, स्मृति को परिभाषित कीजिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो स्मृति जो होती है, स्मृति की बात की जाए तो विद्वानों ने स्मृति को अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं कि स्मृति जो होती है वह जीवित प्राणियों की क्या होती है, विशेषता होती है। किसने कहा है, जेम्स ड्रेबर ने कहा। साथ ही आगे जेम्स ड्रेबर जो है आगे कहते हैं कि जिन गुणों के कारण प्राप्त अनुभवों के प्रभावों को पीछे छोड़ता जो है, जिन गुणों के कारण प्राप्त अनुभवों के प्रभावों को पीछे छोड़ता है, जो भावी व्यवहार तथा अनुभव में परिष्कार करते हैं, उन गुणों के कारण इतिहास होता है जिसे वे अपने आप अंकित करते चले जाते हैं, वही होता है क्या आपका, वही होती है स्मृति। जबकि स्टाउंट महोदय हैं, स्टाउंट महोदय कहते हैं कि जो है स्मृति एक क्या है, आदर्श पुनरावृत्ति है। क्या है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह आदर्श पुनरावृत्ति भूतकाल में प्राप्त अनुभवों या यथासंभव उसी रूप में पुनरुक्तिकरण है जिस रूप में उसे प्राप्त किया गया हो। तीसरे विद्वान हैं आपके वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि अर्जित अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। अर्जित अनुभव को अर्थात जो आपने खुद के द्वारा, जो आपका अनुभव है जो प्राप्त किया हो उसके द्वारा। तो खुद की आपसे क्या प्रश्न है, तो भाई जो है खुद के मतलब अर्जित अनुभव के सीधे उपयोग को ही स्मृति कहते हैं या वुडवर्थ कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है। जे.एस. रास महोदय कहते हैं कि दो अस्पष्ट परिस्थितियों के मध्य में बीते हुए अनुभव से नई परिस्थिति में लाभ उठाने का कार्य क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। मैकडूगल कहते हैं कि स्मृति भूतकाल की घटनाओं की कल्पना करती है एवं वह यह पहचानती है कि वे अपने ही गत अनुभव हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई जो कि स्मृति की परिभाषाओं को लेकर के थी। स्मृति के संबंध में मनोवैज्ञानिक पहचान तथा संबद्धता पर बल देते रहे हैं। वास्तविकता यह है कि स्मृति पहचान ही है जो चाहे संबद्धता से प्रभावित हो अथवा किसी अन्य कारण से। पूर्णाकार मनोविज्ञान के अनुसार यदि हम किसी छात्र को आ का ज्ञान कराते हैं तो वह आ का ज्ञान होगा, ना कि बा का। इसी प्रकार संख्याओं के 14, 18 लिखे तो 14 संख्या में 1 तथा 4 की पहचान अलग अलग ना होकर के मतलब कि 14 की एक साथ पहचान होगी। ये बात जो है मैकडूगल महोदय बताते हैं। मतलब कि इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक। स्मृति माने होता है जो चीज़ें आपकी बीत गई उनको याद करें आप, वही होती है स्मृति। लेकिन यहाँ पर जो है मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। स्मृति के कई प्रकार होते हैं, मतलब कि जो है जैसे कि मनोवैज्ञानिकों की स्मृति को कई प्रकार से हम बांट सकते हैं। जैसे कि जो है रटंत स्मृति एक होती है कि किसी विषय, वस्तु या किसी चीज़ को आप लोग रट लें, बिना सोचे समझे रट लेना, ये रटंत स्मृति कहलाती है। ठीक। और कुछ ऐसी स्मृति होती है जैसे कि तार्किक स्मृति। तो इस प्रकार की स्मृति का आधार क्या होता है, तर्क होता है। जब किसी ज्ञान को हम उसके कारण और प्रभाव द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो वह भी तार्किक स्मृति कहलाती है। बच्चों को तार्किक स्मृति का ज्ञान कराना उनके भावी जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक भी होता है।
साथ ही साथ अगली स्मृति जो है वो अस्थायी स्मृति है। अस्थायी स्मृति जो है वयस्क एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में पाई जाती है। इसी प्रकार की स्मृति का आधार विवेक तथा तर्क है। ठीक, जबकि आगे बात की जाए चौथा, अस्थायी तथा तात्कालिक स्मृति होती है। अस्थायी तथा तात्कालिक स्मृति होती है। यह स्मृति केवल उतने समय के लिए होती है जितने इसकी आवश्यकता होती है। सिनेमा हॉल में बैठ करके देखी जाने वाली कहानी उसी समय तक याद रहती है, बाद में हाल से निकलते ही बहुत सी बातें उसकी भूल जाती हैं। तथ्यों को जो है व्यक्ति भूल जाया करता है। तो ये कई बातें थी जो हमने आपको बताई इस प्रश्न को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं किसके बारे में, हम समझने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्नों के उत्तर के बारे में। अगले प्रश्न का उत्तर मतलब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? थॉर्नडाइक एक व्यक्ति हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विस्मरण क्या है, तो विस्मरण क्या है? तो विस्मरण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रायड महोदय हैं, मनोविज्ञान शास्त्री, मनोविश्लेषणवादी हैं। वो कहते हैं कि अप्रिय अनुभवों को स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को ही विस्मरण कहते हैं। तो जो है स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? विस्मरण कहलाती है। अप्रिय अनुभव को, जो आपको प्रिय लगने वाले अनुभव नहीं, जो आपको अच्छे अनुभव नहीं लगते हैं, उनको दूर करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? विस्मरण कहलाती है। जैसे मान लेते हैं आप कोई चीज़ अच्छा हुआ आपके जीवन में, कोई चीज़ बुरा हुआ, अब आपको अच्छा याद करना है, बुरे को नहीं याद करना है। तो जो आपने अच्छे को याद किया वो है स्मृति, और जो आपने जो है स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। ठीक, इतनी की चीज़ क्लियर हुई। मन महोदय कहते हैं कि जो कुछ सीखा गया है उस धारणा की असफलता का नाम ही क्या है? विस्मरण है। ओके, तो कई चीज़ें लोग बताते हैं। जो है ए बिहंगास महोदय हैं, इनका जन्म 1805 में हुआ था, मृत्यु 1905 में हुई थी। इन्होंने कहा कि विस्मृति जो होती है एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। क्या? एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या था? बुद्धि को लेकर के है ना। चलिए समझते हैं, बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया? आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए बताइए फटाफट से, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि की अंग्रेजी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। आपसे पूछा क्या गया है? बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्धि को बात की जाए तो कई भागों में बांटा गया है। बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? नहीं, आपसे पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक, अभी ये प्रश्न आप सुनिए, अभी हमने थॉर्नडाइक से ध्यान ही हटा था। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा मेरे भाई? जो है 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा 3 भागों में? तो जो है थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। इंटेलिजेंस, बुद्धि माने इंटेलिजेंस होता है। ओके, तो बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहली बुद्धि कौन सी होती है? इनके अनुसार पहली बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। किसके अनुसार भाई? तो जो है थॉर्नडाइक ने जो है जो बुद्धि बताई, बुद्धि का जो प्रकार बताया, उन्होंने पहला प्रकार क्या बताया है? पहला बताया कि जो है सामाजिक बुद्धि अर्थात सोशल इंटेलिजेंस। दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई है अमूर्त बुद्धि अर्थात अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरी बुद्धि बताई है मूर्त अर्थात जो है कॉन्क्रीट या फिर कॉन्क्रीट जो है इंटेलिजेंस। ओके, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उस सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ सकता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा अधिक होती है। ये सामाजिक बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि का अधिक प्रयोग जो है अधिक होती है, प्रायः एक सफल कलाकार व गणितज्ञ बनता है वो। ठीक, आगे देख लेते हैं तीसरा क्या है? बुद्धि जो है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका जो है ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता रहता है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई इतनी। ओके,
आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे यहीं पर पूछ ले कि बुद्धि का अर्थ बताओ, तो बुद्धि क्या है? तो इस जो है बुद्धि क्या है भाई? तो बुद्धि बुद्धि जो होती है, जैसे कि बुद्धि की परिभाषा को देते हुए किसने कहा? जो है बंकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि क्या है भाई? सीखने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। आपसे जो है जैसे बुद्धि की परिभाषा को लेकर ही पूछे जाए कि तो आप बताएंगे, जो है एक डियर बोर्न है, उनकी परिभाषा बता दीजिए कि बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की क्या है? योग्यता है। जबकि जो है कौन कहते हैं? अमूर्त चिंतन, कुछ कहते हैं अमूर्त चिंतन, कुछ वैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानते हैं। ऐसे विद्वानों के विचार इस प्रकार से, जैसे कि टर्मन हो गए, स्पीयरमैन हो गए, समस्या समाधान हो गए, सॉरी स्पीयरमैन जो कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है बुद्धि को लेकर के? कि बुद्धि जो है क्या है? समबार्धिक चिंतन है। और स्पीयरमैन जो हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्पीयरमैन के बारे में ही बताया। जो टर्मन थे, उन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता हो। ये यहाँ पर बुद्धि का स्वरूप आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि का स्वरूप कैसा है? नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जन्मजात एवं आनुवंशिकता से प्राप्त शक्ति है जिस पर वातावाद का प्रभाव जो है बहुत कम पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है? कि बुद्धि सीखने में सहायता करती है। अधिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति शीघ्र ही ज्ञान क्या कर लेता है? अर्जित कर लेता है, जबकि कम बुद्धि वाले जो होते हैं ज्ञान बाद में अर्जित कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी बात इसकी विशेषता ये है, जो है किसकी? चौथी विशेषता जो है इसकी है बुद्धि की कि जो है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कठिनाइयों और परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना आसानी से कर लेता है। और साथ ही साथ बुद्धि का स्वरूप आप और बताएं तो अब अधिकतर व्यक्ति औसत वृद्धि करने वाले होते हैं। ये वृद्धि का स्वरूप हो गया। बुद्धि की कई विशेषताएं, जैसे कि जो है बुद्धि व्यक्ति से जन्मजात होती है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अतीत के अनुभव से लाभ उठाता है। तीसरा कि जो है बुद्धि की नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता मिलती है। चौथी बात है कि बुद्धि द्वारा व्यक्ति परिस्थिति को समझाया गया है। और अगली बात है पांचवी की बुद्धि व्यक्ति का अमूर्त चिंतन करने में क्षमता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बुद्धि की परिभाषा हमने आपको कह सुनाई और आपने बुद्धि के बारे में जाना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्नायु संधि स्थल से आप क्या समझते हैं? तो संधि मतलब स्नायु, स्नायु माने होता नाड़ी, तो नाड़ी, तो स्नायु संधि वह स्थान है जहाँ दो या दो से अधिक दिशाओं में दो या दो से अधिक दिशाओं से आकर के स्नायु मिलते हैं। वही स्थान क्या कहलाता है? स्नायु संधि कहलाती है। दो नाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं, दो नाड़ियों की मिलने से वही क्या होता है? वही इसी को हम स्नायु संधि कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। यह वह स्थान होता है जहाँ एक अक्षांशु का वृक्ष तंतु दूसरे स्नायु के अक्ष तंतु से संबंध रखता है। संबंध स्थापित करने वाले तात्पर्य भौतिक रूप से वृक्ष तंतु और अक्ष तंतु का मिलना जो है एक प्रकार से नहीं है, वरन इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के मिलने के स्थान पर कुछ दूरी रहती है। यही दूरी का स्थल संधि स्थल कहलाता है। जब एक स्नायु के अक्ष तंतु से प्रायः स्नायु प्रवाह दूसरे स्नायु के वृक्ष तंतु में प्रवेश पाने को उद्यत हो और उसे स्नायु संधि पर से गुजरना पड़ता है, वह इस स्थल पर आकर धीमा पड़ जाती है और फिर एक जो है छलांग लगाकर इस स्थल को पार कर जाता है। तो ये कई बातें थी जो हमने आपको कह सुनाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेग की परिभाषा को बताइए। संवेग की परिभाषा दीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि संवेग की परिभाषा दीजिए। संवेग क्या होता है भाई? संवेग जो होता है उसकी परिभाषा आपसे पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संवेग को लेकर के प्रश्न पूछा गया। संवेग की परिभाषा दीजिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया भाई? संवेग की परिभाषा दीजिए। संवेग क्या है पता करो भाई, फटाफट से। संवेग क्या बताओ, संवेग क्या होता है? तो इंग्लिश कहते हैं 1958 ईस्वी में कहा कि संवेग एक जटिल भावात्मक स्थिति होती है। इसमें गयात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं
और इन्होंने अथवा करके अगर इनका और लिखा चाहे तो लिख सकते हैं कि संवेग वह जटिल व्यवहार है जिसमें जो है अनरावयवे क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। ओके। और क्रो एंड क्रो ने कहा है संवेग की परिभाषा देते हुए कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। जबकि वुडवर्थ जो हैं उन्होंने कहा, उनके अनुसार प्रत्येक संवेग एक अनुभूति है और साथ ही साथ क्रियात्मक रूप भी है। तो संवेग के बारे में, संवेग की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि संवेग की विशेषताएं जो है मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति हुई है संवेग की, शारीरिक परिवर्तन भी जो है संवेग की विशेषता है, तीव्र उपद्रव भी संवेग की जो है एक प्रकार से क्या है विशेषता है, मतलब अंतरावयव परिवर्तन भी है, उद्दीपक की जो है आवश्यकता है, तीव्रता की भी जो है विशेषताएं हैं संवेग की, यकायक उत्पन्न होना ये भी संवेग की क्या है विशेषता ही है, सामाजिक स्वरूप, मतलब मनोशारीरिक प्रक्रिया, सार्वभौम विकास, मतलब विमात्मक रूप, ये सब क्या है संवेग की विशेषताएं ही तो हैं। तो संवेग के बारे में हमने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ बताएं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन से आपसे पूछा है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन के बारे में आप बताओ फटाफट से, क्या होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में आपसे पूछा गया। तो मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द से बना है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के मोटन शब्द धातु से हुई है। मोटन का अर्थ होता है मूव या फिर मोटर या फिर मोशन। तो अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी अनुक्रिया को करने का बोध नहीं होता है। ओके। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं जो है जॉनसन महोदय देते हैं, कहते हैं कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता रहता है। और दूसरे व्यक्ति हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिषेक व्यक्ति की क्या, अभिप्रेरक व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। बोनार्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों की खोज की जाती है जो बालक को स्कूल द्वारा प्रदत्त अधिगम के लिए इच्छुक बनाती है। ये थी एक प्रकार से सारी चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी। अब जो है अब 10 जो है प्रश्नों की व्याख्या हमने आपको बता दी। अब जो है हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, अब हम बात करेंगे जो है इन प्रश्नों को थोड़ा सा देख लीजिए, लघु उत्तरीय के और दीर्घ उत्तरीय के। और बाकी प्रश्न जो होंगे आपके, इनके उत्तर आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इनके उत्तर आपकी समझ में भी नहीं आएगा। अब वो आपके सामने या तो लिखा होता तो आपको पढ़ाने में मज़ा आता, या फिर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो जो भी होगा मैं आपको चाहे मोबाइल पर तो लिखित हम में आपके सामने वो चीज़ें मटेरियल आ रही होंगी। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोग ये जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। देखिए ये प्रश्न आपके सामने आज पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं बतलाइए। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अवधान की विशेषता बताइए। अवधान क्या होता है, अर्थात ध्यान जो है उसी को अवधान कहता है। इसकी विशेषता को लेकर पूछा गया है, हमने इसको बता ही दिया था पहले ही। अगला है भ्रम के कारणों को स्पष्ट कीजिए, मैंने समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने जो है प्राचीन तथा जो है नैमित्तिक अनुबंधन में जो है क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लघु उत्तरीय का केवल 5 प्रश्न आपको करना है और 200 शब्दों में आपको एक उत्तर के जो है लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, फटाफट से चलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्मृति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बुद्धि एवं बुद्धि मतलब बुद्धि या जो है परीक्षाओं का शैक्षिक महत्व बताइए। बुद्धि या बुद्धि परीक्षाओं का शैक्षिक महत्व बताइए। ये भी बढ़िया प्रश्न है आपका। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय का, और 8 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के दिए गए थे, उनमें से केवल आपको 5 ही करने होते हैं। अब यहाँ पर दिया कितना प्रश्न दिया गया है, 5 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उनमें से केवल और केवल आपको 2 छाड़ करके कर देना है। और एक प्रश्न का उत्तर आपका 500 शब्दों से जो है ऊपर ही होना चाहिए। प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले केवल प्रश्न आप समझ लीजिए। प्रश्न देखें, संवेग के से आप क्या समझते हैं, संवेग की प्रमुख विशेषताओं का को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है। संवेग क्या होता है हमने आपको पहले ही भी अभी बता रखा है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को समझाइए। व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारक जो है कौन कौन से, इसको बताइए। व्यक्तित्व माने होता है पर्सनालिटी, तो इसके बारे में जल्दी आपको बताने का प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत तथा संबंध अनुबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यक्षीकरण संबंधी जो है संगठन के नियमों को समझाते हुए प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को परिभाषित करने मतलब परिभाषित कीजिए। मनोविज्ञान अध्ययन की जो है मनोविज्ञान जो है अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है। ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय का है, ये लघु उत्तरीय का है, और जो है ऑब्जेक्टिव का मतलब अति लघु उत्तरीय का भी है, और ये आपका जो है अति लघु उत्तरीय का ही है। और आपसे अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं जो है कैसे भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो भी आपकी जो है इस पर देने का प्रयास करूँगा। हर सब्जेक्ट पर आपकी आइडियो और जो है जो है ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के मॉडल पेपर देने का प्रयास रहेगा। ओके, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। ठीक, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।